Hi, good morning, guys. Good morning, good afternoon, good evening. I hope all of you are very safe and healthy. Okay, so welcome back to my channel. Okay, and today in this video, we are going to learn and study about the purchasing option of EC2 instances. Okay, so in my previous video, I will put the link of my previous video in the description of this video itself, where we have discussed about different types of EC2 instances, like how many types of virtual machines we can create on AWS environment. Okay, so that is all about the EC2 instance types. And in this video, we are going to discuss the various purchasing options of EC2 instances. Okay, on AWS. Okay, so how many kinds of pricing model AWS offers us to purchase the EC2 instances. Okay, so that is the subject of this video itself. So in this video, we are going to in brief we are going to understand कि AWS जो है कितने प्रकार के प्राइसिंग मॉडल हमें ऑफर करता है, जिसके थ्रू हम लोग वर्चुअल मशीन खरीद सकते हैं और हम लोग प्रोविजन कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस AWS के एनवायरनमेंट पे. ओके, सो दैट इज द in short, that is the summary and the topic of this video today. Okay, so let us move ahead. I'll move to my next screen. Okay, so AWS provides these many kinds of pricing model for EC2 instances. Okay, the first one is on-demand instances. Next is reserved instances. Third one is dedicated host, saving plan, spot instances, dedicated instances, and capacity reservations. Okay, so these are seven pricing model. Okay, for EC2 instances that is offered by AWS. Okay, and we will understand the various scenario, different situations को हम समझेंगे कि हमें किस प्रकार के प्राइसिंग मॉडल के साथ जाना है. और ये सारी निर्भर करता है कि हमारा एप्लीकेशन, हमारा वर्कलोड जिसको हम AWS इन्वायरमेंट पे EC2 मशीन के अंदर डिप्लॉय करने वाले हैं, उसका नेचर क्या है और हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी जरूरत क्या है. ओके, so depending all these factors, we can select that what kind of pricing model we can go for. Okay, so let us understand, let us elaborate all these pricing model one by one. The first one is the on-demand instances. Okay, on-demand instances, on immediate need basis we create on-demand instances. Okay, हमें आज और अभी जरूरत पड़ गई एक वर्चुअल मशीन की. मेरा एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट मैंने बनाया है और मुझे अभी के अभी AWS पे डिप्लॉय करना है. ओके, एंड मेक दैट वेबसाइट एंड द पोर्टल अप एंड रनिंग. ओके, तो फॉर द इमीडिएट रिक्वायरमेंट नीड बेसिस वी कैन सेलेक्ट दिस ऑन डिमांड इंस्टेंस टाइप, और AWS के इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कंसोल पे जाके हम क्विकली मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑप्ट दिस ऑन डिमांड इंस्टेंसेस एंड वी कैन क्विकली क्रिएट अ वर्चुअल मशीन एंड फर्दर वी कैन होस्ट आवर डिप्लॉयड एप्लीकेशन. ओके, सो इमीडिएट जरूरत पड़ गई आपको, ठीक है, और आपको अपने एप्लीकेशन, अपना वेबसाइट होस्ट करना है, तो वहां पे आप ऑन डिमांड इंस्टेंसेस के थ्रू को आप ऑप्ट कर सकते हैं. इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, जैसे प्राइसिंग इज कॉस्टली फॉर दिस टाइप ऑफ इंस्टेंसेस. ओके, क्योंकि ये नीड बेसिस पे है, आपको जब जरूरत है आप इंस्टेंसेस क्रिएट करो, इसको यूज करो, ठीक है. और AWS इसके लिए कोई फ्रंट चार्ज नहीं करता आपको, ठीक है. आपने सपोज विद इन द मिड ऑफ द मंथ, और 1 तारीख को या 5 तारीख को या 15 तारीख को कभी भी आपको जरूरत पड़ गई और आपने मशीन क्रिएट कर दिया, ठीक है. और ये इसकी बिलिंग जो होती है मंथली इनवाइसिंग होती है, ठीक है. AWS आपको पूरे 1 महीने का आफ्टर एवरी मंथली इनवाइस आपको करता है कि आप पे कितने यूजेज हुए उस इंस्टेंसेस को जो आपने ऑन डिमांड प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे बनाया था, और अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू पे फॉर दैट. ओके, इसका प्राइसिंग फैक्टर जो होता है, इनिशियली AWS विल चार्ज फॉर 1 मिनट. जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ठीक है, तो फर्स्ट 1 मिनट का ये पूरा चार्ज करता है आपको, ठीक है. एंड आफ्टर दैट इट इज चार्जिंग पर सेकेंड बेसिस. ओके, आपका इंस्टेंस जो आपने क्रिएट किया, ठीक है, तो फर्स्ट अज्यूम करिए कि आपने इंस्टेंसेस क्रिएट किया और आपने उसको सिर्फ 30 सेकंड्स चलाया और अपने इंस्टेंस को बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया. ओके, in that case AWS is going to charge you for complete 1 minute. Okay, so that is one thing. And after that, after 1 minute आपके इंस्टेंसेस जो है 3 मिनट
35 सेकेंड तक आपने रन किया है, ओके। तो नेक्स्ट जो आपको चार्ज होगा वो 2 मिनट 30 सेकेंड का चार्ज आपको देना होगा। सो दैट इज द प्राइसिंग मॉडल। First 1 minute it is charging you for the complete 1 minute itself. After that the charging is on per second usage basis. That is the one important thing about the on demand instances. Okay, और ये इसको आप कभी भी जाके आप AWS के environment पे create कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई अपफ्रंट कमिटमेंट नहीं करना है कि मुझे 1 साल के लिए मशीन चाहिए या 2 साल के लिए चाहिए। आप आज क्रिएट करो, आपको जब मर्जी हो आप उसको स्टॉप कर दो, बंद कर दो, ठीक है। यू कैन इट्स ऑल अप टू यू, ओके। ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि हमें इतने सर्टेन पीरियड और डेज के लिए हमें मशीन को चालू रखना है या बनाना है, ओके। एंड दिस इज द प्राइसिंग मॉडल, यानी जो मैंने एग्जांपल दिया 1 मिनट फॉर द फर्स्ट 1 मिनट एंड आफ्टर दैट इट इज चार्जिंग फॉर द सेकंड पर सेकंड बेसिस। दैट इज फॉर विंडोज एंड लिनक्स बेस्ड इंस्टेंसेस इटसेल्फ। ऐसा इंस्टेंसेस जहां पे आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं, उसके लिए ये प्राइसिंग मॉडल है। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक हो गए और या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले इंस्टेंसेस आप क्रिएट करना चाहते हो, वहां पे जो चार्जेस होता है वो आवरली बेसिस होता है। वहां पे अगर आप कुछ सेकंड कंज्यूम करो या कुछ मिनट कंज्यूम करो, बट यू विल हैव टू पे फॉर 1 आवर इटसेल्फ, ओके। सो दैट विल बी कॉस्टली इन दैट केस। बट फॉर विंडोज एंड लिनक्स इट इज flexible. The pricing model is very flexible. It is very flexible and we don't have to make any upfront commitment for the usage period of these instances. No upfront payment is needed and invoicing will be monthly basis. जैसे मैंने बताया कि हमें पहले से कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है AWS को कि ये मशीन मैं 1 साल के लिए रखूंगा या 2 साल के लिए रखूंगा, ठीक है। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना है। आज मैंने क्रिएट किया, फिर जब मेरी रिक्वायरमेंट जब तक है तब तक मशीन हम अप एंड रनिंग रख सकते हैं। जब हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई और in that case we can terminate the instance itself, okay. So that is the flexibility with this on demand instances itself. We should be very careful with the uses of this type instances, like if there are no use and no workloads are running on this type of instances, we should stop or terminate these instances in order to avoid over invoicing and being overcharged. Yes, in this case at this point we have to be very careful, like हमने आज instances create किया और it is running 24/7, okay, but it is going to charge you for the entire period machine is up and running. AWS is going to charge you, okay. तो ऐसा कोई एप्लीकेशन है, अज्यूम करिए आपने एक वेबसाइट बनाया है जो जिसके यूजर्स पीक टाइम पे हैं, ठीक है। उसके यूजर्स जो हैं वो मॉर्निंग 10 आवर्स से उस पे एक्टिविटी चालू होती है और let us assume a development machine, okay. You have configured a development and testing machine for your organization. I'm talking about the software development firm, okay. आपने एक कंप्लीटली डेडिकेटेड EC2 मशीन बनाया आपने डेवलपमेंट टीम के लिए, ठीक है, जिनके ऊपर आपके डेवलपर्स जो है एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे। But your developers is working throughout the day only, okay. They are not working on the night, okay. So you should configure some kind of process that will stop or shut down the machine after 7 p.m. or 6 p.m., whatever is your official timing, okay. So in that case, if the machine is running only 8 hours in a day, okay, AWS will charge you for that 8 hours only. But after that, if the machine is shut down at the night, okay, AWS is not going to charge. But if you will keep the machine up and running for all 24 hours, okay, then AWS will going to charge you for the entire 24 hour itself, okay. So in that case, we have to be very careful that we should not keep the machine up and running during the period when there is no use, okay. So that is a very important point with on-demand instances itself. Okay, so that was about on-demand instances. Next one is the reserved instances. So in scenarios where we are very sure that आने वाले 1 साल के लिए या 3 साल के लिए मुझे इस मशीन की जरूरत है, मेरे एप्लीकेशन चलने वाला है, उस एक सर्टेन पीरियड के लिए आप वेरी श्योर हो, ठीक है। इन दैट केस we can go for reserved instances, okay. So this type of instances can be reserved in case we are sure that our workload is consistently going to run for 1 year or 3 years. With this commitment we can get up to 72% discount on pricing. तो इस तरह के सिनेरियो में जहां पे आप AWS को अपफ्रंट कमिट करते हो कि मेरा वर्कलोड जो है या मेरा वेब एप्लीकेशन या मेरा पोर्टल जो है
कम से कम 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए तक चलने वाला है, ठीक है, मुझे मशीन की जरूरत होगी, तो उस केस में AWS जो है आपको अप टू 72% तक का डिस्काउंट दे सकता है, कंपेयरिंग टू ऑन डिमांड प्राइसिंग। ऑन डिमांड इंस्टेंसेस जो तो वो महंगे होते हैं, बट इन दिस सिनेरियो जहाँ पे आप श्योर हो, एक सर्टेन पीरियड के लिए आप AWS को कमिट करते हो कि हाँ मुझे इतने दिनों के लिए मशीन चाहिए, 1 साल के, मिनिमम 1 ईयर और 3 ईयर, इन दैट केस you can get a big discount from AWS. Okay, that is up to 72%. Okay, so it depend upon the AWS itself कि AWS आपको कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, बट दिस डिस्काउंट परसेंट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि AWS आपको ये 72 में से कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है। एंड दोज फैक्टर्स आर, ये आपको पहले बताना पड़ेगा AWS को कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहेगा, हमारा पर्पस क्या है, और हमारे इंस्टेंस का टाइप क्या है, मीन सीरीज क्या है, कौन सा सीरीज का हम इंस्टेंस ले रहे हैं। ओके, T सीरीज है, T2 सीरीज है, मीडियम स्मॉल कौन सा है। डिस्काउंट परसेंट विल आल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन वन ईयर, वो आपके कमिटमेंट पे डिपेंड करता है कि आप 1 साल के लिए रिजर्व कर रहे हो या 3 साल के लिए रिजर्व कर रहे हो, उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है कि आपका डिस्काउंट परसेंट कितना रहेगा। इन केस एंटायर पेमेंट बीइंग मेड अपफ्रंट, ओके, आप पूरे 3 साल का या 1 साल का, इसमें पार्शियल पेमेंट का भी ऑप्शन होता है, आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। बट अगर पूरे फॉर द एंटायर पीरियड, फॉर योर रिजर्व पीरियड, यू आर मेकिंग द ऑल पेमेंट इन अपफ्रंट टू AWS, in that case the discount percentage also can be maximum. Okay, इसके बाद रिजर्व इंस्टेंसेस में दो टाइप्स होते हैं फर्दर, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। अजूम कि आपने कमिट किया AWS को कि मुझे 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए ये वाला पर्टिकुलर इंस्टेंस मुझे चाहिए, EC2 मशीन चाहिए, और आपने बोला कि मुझे T2 माइक्रो चाहिए साइज सीरीज। ओके, बाद में आपको जरूरत पड़ी कि नहीं मुझे T2 माइक्रो से मेरा काम नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे इसको मीडियम में लार्ज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, तो आपको कन्वर्टिबल वाले टाइप में जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे आपको ये आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप उसको T2 माइक्रो से T2 मीडियम और स्मॉल कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, बट इन नॉन कन्वर्टेबल टाइप यू विल नॉट हैव दैट ऑप्शन। ओके, आपने जो एक बार इंस्टेंस सीरीज सेलेक्ट कर ली, दैट विल बी फॉर दैट एंटायर पीरियड इटसेल्फ। सो दैट इज ऑल अबाउट कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। एंड नॉन कन्वर्टेबल में इंस्टेंस टाइप्स जो आपने सेलेक्ट, इंस्टेंस की सीरीज जो सेलेक्ट किए हैं वो आपको अपग्रेड नहीं हो सकते, लेकिन कन्वर्टेबल में अपग्रेड हो सकते हैं। So in that case, if you are opting for convertible, your discount percent may be a small lesser itself. Okay. So yeah, that is all about the reserved instances. Okay. So we can use the use cases are depending upon the requirement. Like if we are very sure about our workload or the web application or the portal that we are going to sustain, in that case we can go for reserved instances also, and it is very much beneficial in terms of cost because we are getting a sufficient discount and a discount from AWS in this case. So that is all about reserved instances. Next one is the spot instances. Okay, स्पॉट इंस्टेंसेस में आपको डिस्काउंट जो AWS जो देता है वो अप टू 90% डिस्काउंट देता है। ओके, सो in terms of pricing it is very much good, but there are some disadvantages also with these instances. Can be used for temporary and short period and non critical workload. Okay, spot instances जो है वो सिर्फ टेम्परेरी वर्कलोड के लिए, सपोज आपको कुछ शॉर्ट डेटा प्रोसेसिंग करनी है कुछ घंटे के लिए, ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर टेस्टिंग करनी है, टेस्ट जॉब्स रन करने हैं फॉर सम आवर्स। ओके, इन दैट, एंड वो क्रिटिकल नहीं है, मतलब अभी नहीं हुआ, बीच में टर्मिनेट भी हो गया तो बाद में भी हो सकता है, इस तरह का सिनेरियो आपके पास है, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर स्पॉट इंस्टेंसेस। ओके, स्पॉट इंस्टेंसेस क्या है कि AWS के पास बहुत सारे मशीनें ऐसी जो स्पेयर पड़ी रहती हैं, ओके, जो दे आर नॉट बीइंग परचेज एंड ऑप्टेड फॉर एनी कस्टमर। ओके, एंड दे आर मशीन, दोज मशीन्स आर जस्ट सिटिंग आइडल। ओके, तो AWS क्या ऑफर करता है हमें कि आपको अगर जरूरत है कुछ टाइम के लिए तो ये मशीनें आप ले सकते हो, ठीक है, एंड दे आर चार्जिंग वेरी वेरी लेस। ओके, एज आई मेंशन लाइक इट इज दे आर ऑफरिंग 90% ऑफ डिस्काउंट्स। ओके, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिडिंग। ओके, अभी आपने बोला AWS को कि AWS को आपने एक चार्ज ऑफर किया कि ये एक $10 पे मुझे मशीन चाहिए, और वो मशीन की बिडिंग चालू होती है। अगर कोई दूसरा कस्टमर आया, ठीक, उसने बोला कि नहीं इस मशीन को मुझे ये मशीन मुझे चाहिए, पर्टिकुलर मशीन,
और इसके लिए मैं $12 या $11 देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, तो उस केस में AWS क्या करेगा, AWS will take that machine from you, okay, and will give it to that customer itself, okay. So that is the disadvantage of spot instances, okay. It happens, let's take an example, आप कभी आप ट्रेन में सफर कर रहे हो एंड यू डोंट हैव द रिजर्व टिकट, ओके, यू हैव द नॉर्मल टिकट इटसेल्फ। और कभी कभी क्या होता है कि हमें स्लीपर सीट्स की आवश्यकता होती है, तो हम टीटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कोई जगह खाली है, तो सीट खाली है तो मुझे आप दे दो, ठीक है। तो उनके टिकट कलेक्टर के पास ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि कोई पैसेंजर्स होता है जिनकी बुकिंग होती है, वो उसने अपने स्टेशन पे ट्रेन को बोर्ड नहीं किया है, ठीक है, किसी फॉर एनी रीजन, okay, that he might have missed his train, he will be boarding for few upcoming stations itself, okay। और ऐसा हो सकता है कि वो मिस कर गया तो वो बोर्ड ही नहीं कर पाया ट्रेन अपने ट्रेन पे। इन दैट केस द टिकट कलेक्टर विल ऑफर दैट यू दैट सीट ऑन सम प्राइस, ओके। लेकिन जब कभी भी द एक्चुअल पैसेंजर हु हैज बुक दैट सीट, ही विल कम ऑन द ट्रेन, ही विल बोर्ड द ट्रेन, ओके। टिकट कलेक्टर क्या करेगा, आपसे वो सीट रिवोक कर लेगा और उसको ऑफर कर देगा, उसको दे देगा जिसकी वो सीट एक्चुअली रिजर्व थी। तो दिस इज टेम्परेरी, राइट, ओके। एंड सेकंड एग्जांपल, यू कैन स्टैंड, आप किसी होटल में जाते हो, आपको कमरा चाहिए कुछ घंटे के लिए, उनके पास अवेलेबल रूम्स हैं, ठीक है, और उनको लग रहा है कि अभी ये रूम बुक नहीं होने वाला है, ठीक है, तो दे कैन ऑफर यू कि आप टेम्परेरी ले लो इस रूम को, लेकिन मेरे पास अगर कोई कस्टमर आया फुल टाइम, ठीक है, तो मैं आपसे ये रूम ले लूंगा और आपको फिर रूम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर द टेम्परेरी केसेस, ओके। सो द सेम सिनेरियो गोज विद द स्पॉट इंस्टेंसेस इटसेल्फ, लाइक। तो इस तरह के इंस्टेंसेस जो होते हैं वो AWS के पास होते हैं, और हमें अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो सब इंस्टेंसेस चाहिए तो हम उनको ले सकते हैं, ठीक है। एंड इनके चार्जेस काफी मिनिमल होते हैं, ठीक है, बट यस द disadvantage is that when somebody comes and they will offer the high price for those instances, okay, comparing to your price, your offer, AWS will get that instance from you, and they will give to that customer itself, okay. So when selecting this kind of spot instances, we should be very careful that we are not running any critical applications, okay, on this kind of workload, okay. This kind of instances are very short and very temporary workload itself, okay. So that is a kind of spot instances। यहाँ पे आपको प्राइसिंग फैक्टर में काफी डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं दैट वी शुड बी अवेयर विद। नेक्स्ट वन इज डेडिकेटेड होस्ट। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो इंस्टेंसेस बनाते हैं वो AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्रिएट होता है प्रोविजन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी दूसरे कस्टमर्स को भी शेयर हुआ रहता है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरे कस्टमर्स की EC2 मशीन भी कॉन्फ़िगर्ड एंड प्रोविजन हुए रहते हैं। बट इन द बिजनेस वर्ल्ड देयर विल बी वेरी सिनेरियोस लाइक, आपकी कंपनी बोलती है कि हमारे जो वर्कलोड्स हैं, हमारे कस्टमर का डेटा है, दैट शुड बी वेरी सिक्योर, ओके। इट शुड नॉट बी शेयर्ड विथ any terms, any mean to any other person, okay, or any for any other network medium, okay। तो उस केस में डेडिकेटेड होस्ट जो है, AWS एक ऐसा प्रोविजन प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग मॉडल, दैट कि AWS बोलेगा कि आपके लिए हमें कंप्लीट हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हम डिप्लॉय करते हैं, उसमें सिर्फ आपकी मशीनें रहेंगी, वहां पे हम और किसी के मशीन, किसी कस्टमर्स के मशीन हम वहां पे होस्ट नहीं करेंगे, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ प्राइसिंग इंस्टेंसेस आर कॉल्ड डेडिकेटेड होस्ट इटसेल्फ, ओके। सो AWS provisions a separate dedicated host hardware infrastructure for our resources or instances, okay। मतलब पूरा जो है वो एरिया जो है हमारा ही रहेगा, उसमें कोई दूसरा आ नहीं सकता है, और उसमें जो भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेस हम कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका कोई भी डेटा, कोई भी चीज बाहर दूसरे कस्टमर्स को या दूसरे AWS कस्टमर्स को नहीं जाएगा, शेयर नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस डेडिकेटेड होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट बी शेयर्ड बाय एनी अदर कस्टमर, यस, that is the primary advantage of this dedicated host। This type of instances are very costly, and again it can be reserved for certain period like 1 or 3 year, okay। डेफिनेटली इस तरह के इंस्टेंस जो वो महंगे होंगे, क्योंकि AWS क्या कर रहा है, उसके लिए प्रॉपर आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपके लिए प्लान कर रहा है, ठीक है।
और उसमें वो किसी और कस्टमर्स को शेयर नहीं कर सकता है, तो डेफिनेटली इन दैट केस AWS इज गोइंग टू चार्ज यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हैं अपने रिसोर्सेज में, लाइक वी आर इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और द Microsoft Windows operating system we are going to run. Okay, and if our company is already a Microsoft Gold partner, then we might have different kind of licenses for different software. Like MS SQL के licenses मेरे पास होते हैं, Visual Studio के licenses होते हैं, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लाइसेंसेस होते हैं। तो AWS आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपने लाइसेंसेस लाइए, अपने लाइसेंसेस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। बाकी के इंस्टेंस टाइप्स में, लाइक जनरल पर्पस, बाकी सब में हम लोगों को AWS जो है वो खुद ही उनके लाइसेंस वगैरह खुद ही AWS मैनेज करता है। बट अगर आपके पास आपके सॉफ्टवेयर के खुद के लाइसेंस हैं और उसको आप यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सो दैट इज अ टर्म BYOL, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस। ओके, दैट इज एप्लीकेबल विथ डेडिकेटेड होस्ट इटसेल्फ। यूज केसेस ऐसा है कि मतलब आपके इंटरप्राइज और कंपनी बोलती है कि नहीं, हमारा डेटा जो है काफी सिक्योर होना चाहिए, तो हम किसी का शेयर नहीं कर सकते, और कंपनी का कंप्लाइंस ऐसा करने को बोलता है आपको। इन दैट केस यू कैन सजेस्ट दैट वी शुड गो फॉर डेडिकेटेड होस्ट इटसेल्फ। ओके, सो दैट इज वन। नेक्स्ट वन इज द सेविंग प्लान। Okay, it is again another type of pricing model. Can be reserved for some upfront commitment. Like I would be able to commit that I will be using this resource for $10 or something for certain period, and based on our commitment, AWS will offer us best pricing. यहाँ पे भी हमें क्या होता है, AWS को एक पहले से कॉन्फ़िगर हमने बताया, सपोज कि मैं भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं कम से कम एवरी मंथ या फॉर दिस पीरियड में एवरी मंथ में $10 का रिसोर्सेस मैं कंज्यूम करने वाला हूँ। इस तरह का हमें अगर आप अपफ्रंट प्रिडिक्शन है और हम AWS को प्रिडिक्ट करते हैं, in that case also AWS can offer you some best prices or pricing model. Okay, and that is known for the saving plan itself. Okay, and here also we have to give this commitment for some period, fixed period, that is 1 year or 3 year. Okay, so that is also a very good pricing model from AWS. Okay, so that was it. Next one is the dedicated instance. So dedicated host was there, but similar kind of another thing is the dedicated instance. By default, EC2 instances run on shared tenancy hardware. Normally, EC2 इंस्टेंस जो होते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं, जो बैकग्राउंड में AWS कॉन्फ़िगर करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो शेयर्ड होता है, यानी मल्टीपल AWS अकाउंट्स मल्टीपल कस्टमर्स के साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर होता है। दिस मींस द मल्टीपल AWS अकाउंट्स माइट शेयर द सेम फिजिकल हार्डवेयर। यस, द सेम थिंग। वो सेम हार्डवेयर जो है वो उसके ऊपर मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस जो है तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस जो डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट AWS अकाउंट्स के हो सकते हैं, बट dedicated instance are EC2 instances that run on hardware that's dedicated to a single AWS account. आपने AWS पे अपना फ्री टियर अकाउंट बनाया, आपका एक खुद का AWS अकाउंट बन गया। अब डेडिकेटेड इंस्टेंस जो है, डेडिकेटेड इंस्टेंस जो है उसके जो हार्डवेयर होते हैं वो आपके पर्टिकुलर AWS अकाउंट के लिए ही डेडिकेटेड होते हैं। ओके, so that is called dedicated instance. This means that dedicated instances are physically isolated at the host hardware level from instances that belong to other AWS account. ओके, मतलब यहाँ पे है कि जो हार्डवेयर होता है वो आपके AWS अकाउंट के लिए ही डेडिकेटेड होता है, दूसरे AWS अकाउंट्स या कस्टमर्स के साथ वो हार्डवेयर शेयर नहीं होता है। इवन इफ दोज अकाउंट्स आर लिंक टू अ सिंगल पेयर, अगर एक ही बंदे का दो AWS अकाउंट है, ठीक है, तो भी यहाँ पे वो हार्डवेयर जो है तो वो दो दो डिफरेंट अकाउंट के लिए वो दो डिफरेंट हार्डवेयर प्रोविजन करेगा AWS, ठीक है। वहां चूंकि कस्टमर एक ही है बट उसने दो AWS अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, AWS जो है हार्डवेयर शेयर नहीं करता है, ठीक है। However, dedicated instances might share hardware with other instances from the same AWS account that are not dedicated instance. ओके, हाँ, सेम AWS अकाउंट में अगर आपने एक EC2 मशीन बनाया जिसके लिए आपने डेडिकेटेड इंस्टेंस सेलेक्ट किया है, और उसी सेम AWS अकाउंट में आपने दूसरा EC2 इंस्टेंस बनाया है जिसका जिसका मॉडल टाइप आपने डेडिकेटेड इंस्टेंस नहीं सेलेक्ट किया है, वो नॉर्मल इंस्टेंस है, वहां पे इस केस में AWS जो है आपका हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट डेडिकेटेड इंस्टेंस। ओके, सो
This is all about the pricing model of AWS instance. Okay. So these are the type of instance. That one is more is the capacity reserve the capacity for EC2 instances for a specific availability zone. This is again another type of pricing model where you have to commit that for 1 year, 3 year, I am going to use this EC2 instances, and that is in particular availability zone. आप एक ही availability zone के अंदर आप बोल रहे हो कि मुझे आपने एरिया बता दिया कि इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन और इस पर्टिकुलर रीजन जोन के अंदर मुझे मशीन क्रिएट करना है, ठीक है। तो वहां पे भी आपको AWS एक बेस्ट प्राइसिंग मॉडल ऑफर कर सकता है। ओके, so that was all about this pricing model of EC2 instances. Guys, I hope you like this video and you got all the points like how many pricing models are there for purchasing EC2 instance. And if you like this video informative, okay, fruitful, I would request all of you guys, please subscribe to the channel and like my videos, okay, and share these videos to more and more people in your community, okay, and please subscribe to the channel so that it motivates the team to create more such informative videos for the community, okay, and it is also very motivating, very encouraging for us. Thank you guys for watching this video, okay, and we will be uploading more videos in this series, okay, and in coming videos we will go on AWS console and we'll see all these options in management console itself, okay. Thank you very much for now. Thanks for joining the call. Thank you.